हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करने के बाद हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन चैप्टर का अध्ययन किया था। मतलब उस टॉपिक का अध्ययन किया था। वो कोई चैप्टर तो नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है। कौन सा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अब देखिए, प्रकाश का जो आंतरिक परावर्तन होता है उसी का उपयोग करके कुछ विशिष्ट उपकरण बनाए गए हैं। तो उसी का चर्चा हम आज करेंगे। उसी क्रम में आज का हमारा जो है टॉपिक है प्रकाशिक तंतु। क्या है? प्रकाशिक तंतु। तो हम प्रकाशिक तंतु का अध्ययन करेंगे। अब प्रकाशिक तंतु क्या होता है, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब थोड़ा उसके बारे में डिटेल से जान लीजिए। प्रकाशिक तंतु क्या है? एक उपकरण है। क्या है? प्रकाशिक तंतु एक उपकरण है। ठीक है, एक उपकरण है। तो ये किस प्रकार का उपकरण है? एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए, हमें ये समझना होगा, ये समझना महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो ये तो हम समझ ही चुके हैं। उसके लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा और उस कंडीशन में क्या होगा, क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान जो है बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मतलब अपवर्तन के बजाय वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया था। ठीक है। तो ये क्या है कि उपकरण है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि इसी के उपयोग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है उपयोग करके प्रकाशिक तंतु में क्या किया जाता है, प्रकाश को वक्रीय मार्ग पर, वक्रीय आप देख रहे हैं ना, ये वक्र है ना, वक्रीय मार्ग पर जो है भेजा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। और इसमें प्रकाश की तीव्रता का क्षय भी नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका मार्ग कैसा होता है? मार्ग होता है वक्रीय, यानी वक्रीय मार्ग पर जो है भेजा जाता है। और जो है इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि इसमें प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसका क्षय नहीं होता है। इसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का क्षय नहीं होता है। प्रकाश की तीव्रता का क्षय नहीं होता है, ये इसका प्रमुख लाभ है। तीव्रता का क्षय नहीं होता है। अब देखिए, तो ये तो हम समझ गए कि प्रकाशिक तंतु क्या है। प्रकाशिक तंतु एक उपकरण है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ये भी हम समझ गए कि इसमें प्रकाश का गमन जो है वक्रीय मार्ग पे होता है। सामान्यतः जब आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश के गमन की दिशा क्या होती है, तो आप बोलते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। क्या बोलते हैं? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। कैसे? सरल रेखा में। लेकिन इस उपकरण के मदद से क्या किया जाता है, प्रकाश को वक्रीय पथ पे ले जाया जाता है। और वक्रीय पथ पे ले जाने का प्रमुख कारण क्या है? वक्रीय पथ पे ले जाने का प्रमुख जो आवश्यकता है या कारण है वह यह है कि इसका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना है। क्या करवाना है? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना है। ठीक है। तो अब इसमें ऐसा संभव कैसे हो पाता है? तो इसमें ऐसा संभव करने के लिए हमें इसकी संरचना को समझनी पड़ेगी कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो ये जो है क्वार्ट्ज का बना हुआ, क्वार्ट्ज के महीन रेशों से, किसके? ये क्वार्ट्ज के महीन रेशों से बना होता है। क्वार्ट्ज के महीन रेशों से, महीन रेशों से बना होता है। तो क्वार्ट्ज के महीन रेशों से और बहुत हजारों क्वार्ट्ज के ऐसे रेशों से जो है मिलके बना होता है। महीन बोले तो लगभग इसका जो है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने महीन रेशों से बना होता है। ऐसे जो है हजारों रेशों से, पतले पतले लंबे लंबे रेशों से मिलके बना होता है। अब
इस पर क्या किया जाता है कि क्वार्ट्ज के इन महीन रेशों के जो है ऊपर एक लेप चढ़ा दिया जाता है। अब लेप क्यों चढ़ाया जाता है? तो इसमें ऐसे पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो। कितना हो? 1.5 हो। अब आप सोच सकते हैं कि अगर अपवर्तनांक इतना कम रहेगा तो काफी कम एंगल देने पे भी उसका जो है क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। हमने पढ़ा था ना, सबसे जो है मतलब चमकीला जो है कौन होता है? हीरा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका अपवर्तनांक काफी कम होता है। हमने पढ़ा था 24.4 होता है। तो जब 24.4 होता है तो उतना चमकीला होता है। यहाँ पे तो सिर्फ 1.5 जो है इसका अपवर्तनांक का लेप चढ़ाया जाता है। मतलब काफी कम एंगल देने पे अगर आपतन कोण, यहाँ एंगल का क्या अर्थ है? यहाँ एंगल का अर्थ है कि आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच का जो कोण वो काफी कम होना चाहिए। अब काफी कम होने पे ही जो है क्या होगा? उसका जो है वह सतह के जो है समांतर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होता है? 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5 होता है। अब इसके चारों तरफ लेप लगा दिया। लेप लगाने के बाद जो है क्या हो जाता है? यह उपकरण तैयार हो जाता है। कौन सा? प्रकाशिक तंतु नामक उपकरण तैयार हो जाता है। ठीक है, हमने ये उपकरण तैयार कर लिया। अब इस उपकरण का जो है क्या उपयोग है? तो इस उपकरण के कई उपयोग हैं। इसके कई उपयोग हैं। तो क्या उपयोग है हम देखते हैं। सबसे पहला, यह क्या करता है? विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान हम भेज सकते हैं। क्या होता है? विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेत में, विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेत में बदलकर, प्रकाश संकेत में बदलकर बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। नंबर एक। ठीक है, अब नंबर दो देखते हैं। दूसरा क्या है इसका? दूसरा है कि इसमें क्या किया जा सकता है? दूर संचार में इसका उपयोग होता है। किसमें? दूर संचार। ऑप्टिकल फाइबर बिछा के आपको जो नेट की प्राप्ति होती है वो भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है होती है। तो दूर संचार में क्या हो जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का काफी यूज होता है। तो दूर संचार में दूसरा इसका क्या होता है? दूर संचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखें तो चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है। किसमें? चिकित्सा क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में क्या यूज किया जाता है? नंबर एक, कि लेजर किरणों को आपके शरीर के भीतर, मतलब बीमार व्यक्तियों के शरीर के भीतर लेजर किरणों को शरीर के भीतर भेजने में इसका उपयोग होता है। शरीर के भीतर भेजने में, भीतर भेजने में। तो इससे क्या होता है? इससे आंतरिक भागों का परीक्षण किया जा सकता है। लेजर किरणों को भेजकर आंतरिक भागों का परीक्षण किया जा सकता है। आंतरिक भागों का परीक्षण किया जा सकता है। तो क्या होता है? लेजर किरणों को भेजकर आंतरिक भागों का परीक्षण किया जा सकता है।
मोबाइल के क्या छै टेढ़, उ आबे त उ लागैत रहे छै कि अहाँ एहि मुंह के बतबै छी, आदमी एहि मुंह से लगते अहाँ एहि मुंह कोमल छी। कोनो बात नहीं। कोनो की बात नहीं, ये अरे प्रमोशन जरूरी। माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ देर जो है आपको दिक्कत सहनी पड़ी। तो हम अब इसी का जो है आगे देखते हैं कि लेजर किरणों को शरीर के भीतर जो है भेजने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके कुछ प्रमुख उपयोगों को जो है देखते हैं। तो ये इसका तो हमने बताया कि विद्युत संकेतों को प्रकाश संकेतों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में, दूर संचार में और चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। तो विशेषकर अगर हम चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में क्या किया जाता है कि एंडोस्कोप यानी अंतःदर्शी एंडोस्कोप का नाम आपने सुना होगा क्या? एंडोस्कोप का नाम सुना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंडोस्कोप क्या है। एंडोस्कोप, सबसे पहले एंडोस्कोप से परिचित होते हैं। एंडोस्कोप क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं अंतःदर्शी। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? हिंदी में कहा जाता है अंतःदर्शी। तो अंतःदर्शी नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है कि अंतःदर्शी का अर्थ हुआ कि अंदर देखने वाली मशीन। यह मनुष्य के शरीर के भीतरी भागों का निरीक्षण करती है। यह क्या करती है? मनुष्य के शरीर के भीतरी भागों का निरीक्षण करती है। क्या करती है? मनुष्य के शरीर के भीतरी भागों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण करती है। तो मनुष्य के शरीर के भीतरी भागों का यह निरीक्षण करती है। तो अब कुछ ऐसे एंडोस्कोपी यंत्र जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर के भीतरी भागों का निरीक्षण किया जाता है, उनके अलग अलग नाम हैं जिनसे आपको परिचित होना आवश्यक है और काफी जो है एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले या तो आप बोल दीजिए ऑरिस्कोप, ऑरिस्कोप, या इसी को ओटोस्कोप। क्या? ओटोस्कोप, ऑरिस्कोप या ओटोस्कोप। तो ऑरिस्कोप या ओटोस्कोप क्या होता है? इसे कान के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जाता है? कान के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। तो कान के निरीक्षण, माफ कीजिएगा, कान के आंतरिक भागों का क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है। दूसरा है गैस्ट्रोस्कोप। दूसरा क्या है? गैस्ट्रोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप क्या होता है? इससे जो है पेट का निरीक्षण किया जाता है। किसका? पेट का निरीक्षण किया जाता है। तो गैस्ट्रोस्कोप से किसका? पेट का निरीक्षण किया जाता है। और तीसरा है ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप, एस्कोप। तो ब्रोंकोस्कोप से क्या? गले और फेफड़े का अध्ययन किया जाता है।